Hello everyone, this is Manisha and this is my second video on thermodynamics. फर्स्ट वीडियो में हमने बात किया था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में और थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में. अब इस वीडियो में मैं बात करूँगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में. ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बेसिकली क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में. ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में. और जो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या होता है? डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्लू. ओके, अब देखिए जहाँ पे जो ये डेल्टा डब्लू है वो यहाँ पहले डेल्टा क्यू से समझते हैं. डेल्टा यू जो है वो क्या है? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी. ठीक है, और जो डेल्टा क्यू है वो क्या है? हीट गिवन टू द सिस्टम. ठीक है ना, हीट गिवन टू द सिस्टम, मतलब कि सिस्टम को कितना हीट दिया गया. कोई सिस्टम है तो उसे कितनी हीट दी गई, वो है डेल्टा क्यू. और डेल्टा डब्लू क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम. ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम. डेल्टा डब्लू आपका है वर्क डन ऑन द सिस्टम, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी एंड डेल्टा क्यू क्या? हीट गिवन टू द सिस्टम. अब अगर हम किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी के बारे में बात करें, क्योंकि इंटरनल एनर्जी के कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी के बारे में बात करते हैं. ठीक है, देखिए टोटल एनर्जी होती क्या है? मान लीजिए कि कोई सिस्टम है, उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? तो टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी. ठीक है ना, इंटरनल एनर्जी. ओके, अब देखिए इंटरनल एनर्जी ड्यू टू, मतलब किसके लेवल पे? ड्यू टू मॉलिक्यूलर लेवल. ठीक है, ड्यू टू मॉलिक्यूलर लेवल. ओके, ये तो इंटरनल एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर लेवल. अब देखिए इंटरनल एनर्जी किसके लेवल पे है? मॉलिक्यूलर लेवल पे. और ये टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है? मान लीजिए कि कोई एक कंटेनर है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, पूरी गैस एक फील्ड है. तो अगर कंटेनर पूरा मूव किया, मतलब ये पूरा सिस्टम ही मूव किया, तो इसकी वजह से उस सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? मतलब में क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी का टर्म आएगा. ठीक है, अगर ये किसी हाइट एच पे है या फिर कोई एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पे लगी हुई है तो उसकी वजह से कौन सा टर्म आएगा? पोटेंशियल एनर्जी का. अब इस कि मॉलिक्यूल में जो मोशन हो रहा है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल के लेवल पे जो मोशन हो रहा है ऐसे, उसकी वजह से क्या आता है? इस पूरे सिस्टम का इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूलर लेवल. ओके, अब अगर हम बात करें कि मान लीजिए जो ये थर्मोडायनेमिक्स है उसमें किस तरह के सिस्टम के साथ हम डील करेंगे? ऐसा सिस्टम जो कि रेस्ट पे हो. अब अगर रेस्ट पे है, कोई सिस्टम रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे है और उसमें कोई भी एक्सटर्नल फील्ड, जैसे मान लीजिए कोई एक्सटर्नल फील्ड भी नहीं है, रेस्ट पे है, और नो ग्रेविटेशनल और कोई नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो ग्रेविटेशनल फील्ड एंड देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड. तब क्या होगा कि रेस्ट पे होने की वजह से पूरे सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? वो ज़ीरो हो जाएगी. ठीक है ना.
हम थर्मोडायनेमिक्स में जिस तरह के सिस्टम को अभी डील करेंगे, और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वे उसमें किस तरह का सिस्टम लेंगे हम, ऐसा सिस्टम जो कि रेस्ट पे है, ठीक है, और वहाँ पे कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड या कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड, मतलब किसी तरह का एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं है अभी। तो देखिए रेस्ट पे होने की वजह से क्या हो जाएगा, पूरे सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाएगी। ओके, एंड इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी ज़ीरो, ठीक है, कि क्योंकि उनके जो भी सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ये दोनों प्रेजेंट नहीं है इस वजह से। अब अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो मान लीजिए को पूरा ये कंटेनर है और कंटेनर को ही रेस्ट पे रख दिया गया है, ठीक है, बट इस कंटेनर में गैस ऐसे फिल्ड है, तो इंटरनल एनर्जी इनकी, ये तो रेस्ट पे है और यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फील्ड है, तो पूरे कंटेनर की काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन जो इनके मॉलिक्यूल अंदर ऐसे मोशन कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी इनकी यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो अब हम अगर हम बात करें पूरे इस तरह के सिस्टम की, तो यहाँ से हम कौन कौन से टर्म को रिमूव कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी के टर्म को, ठीक है, जब सिस्टम कब है, रेस्ट पे है। तो अब टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, फिर टोटल एनर्जी देखिए इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ इस तरह से लिख देती हूँ, टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, ऑफ द सिस्टम। अब अगर इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, तो अभी मैंने बताया कि मॉलिक्यूल, यहाँ पे मैंने बताया कि जो मॉलिक्यूल हैं तो वो कंटेनर में इस तरह हैं, ठीक है, मान लीजिए कंटेनर पूरा रेस्ट पे है, मॉलिक्यूल ऐसे हैं, बट इन मॉलिक्यूल के मोशन की वजह से इंटरनल एनर्जी में भी कितने टर्म ऐड होंगे, इस पूरे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब देखिए ये पूरा टोटल एनर्जी जो कि इंटरनल एनर्जी के इक्वल है अभी यहाँ पे, ये इंटरनल एनर्जी अगर केवल हम इसकी बात करें यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, तो फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल तो है, बट ये कैसा काइनेटिक एनर्जी, जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे मॉलिक्यूल है, वो क्या कर सकता है, यहाँ से फिर अपनी पोजीशन को यहाँ पे लेके चला गया, क्योंकि उस पूरे कंटेनर के अंदर ये घूम रहा है, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है। अगर इसको हाई टेम्परेचर मतलब रख दिया, इसको पूरे कंटेनर को टेम्परेचर ज़्यादा दे दिया गया, तो ये मॉलिक्यूल पूरा क्या करेगा, फिर वाइब्रेट भी करने लगेगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन भी होगा इसमें, ठीक है, वाइब्रेशन का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी वाइब्रेट करिए पूरा मॉलिक्यूल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, और इसमें भी कितने टर्म है, ट्रांसलेशनल, ठीक है ना, ट्रांसलेशनल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है तो डायरेक्ट हम ऐसे ही लिख देते हैं इसको, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, अब देखिए ये तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। अभी मैंने बताया कि जब टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एक और काइनेटिक एनर्जी आएगी मोशन की ही वजह से, उनकी वाइब्रेशनल मोशन की वजह से, ठीक है ना, मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल मोशन की वजह से जो आएगी एनर्जी उसको क्या बोलेंगे, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। अब अगर बात करें हम इसी मॉलिक्यूल की, तो ये तो पहले क्या हुआ, एक पोजीशन से अपनी पोजीशन चेंज भी कर रहे हैं मॉलिक्यूल,
अगर टेम्परेचर दे रहे हैं तो वाइब्रेट भी कर रहे हैं, बट इनका देखिए ध्यान से रोटेशन भी होगा। जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल ऐसे पूरा रोटेट हो जाएंगे, तो मॉलिक्यूल के रोटेशनल की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और काइनेटिक एनर्जी आएगी, क्योंकि रोटेशन में भी उनका मोशन ही हो रहा है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखिए ये तो हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, और भी एनर्जी जो होंगी वो जुटेंगी। ये मॉलिक्यूल की खुद की अपनी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, मॉलिक्यूल की खुद की पोटेंशियल एनर्जी, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को आपस में अट्रैक्ट कर रहा है या फिर उसको रिपेल कर रहा है, जो भी है। अब अगर हम मान लीजिए यहाँ पे बेसिकली हम सभी गैस या सिस्टम के बारे में ही डील करेंगे। तो देखिए कोई भी अगर हम एग्जांपल यहाँ पे ले लें, मान लीजिए कि O2 ही है, ठीक है, O2, तो अब इसके मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे ऐसे बंधे हुए हैं, ठीक। तो अभी तो क्या मैंने बताया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो इन मॉलिक्यूल आपस में, मतलब कई सारे, अगर गैस है तो केवल एक ही मॉलिक्यूल तो होगा नहीं O2 का, कई सारे मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, पूरी गैस भरी एक कंटेनर में पूरा फिल्ड है। तो इनकी आपस में जो अट्रैक्शन है या फिर रिपल्शन जो भी होगा, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का टर्म जनरेट होगा। और ये जो बॉन्ड एनर्जी है, इनके बीच का जो ये बॉन्ड है, ठीक है ना, बॉन्ड है, इसको ये भी क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी भी यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में ऐड हो जाएगा, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी। मतलब यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि जितनी भी एनर्जी होगी इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की, पूरे कंटेनर में जो गैस फील्ड है, उस गैस के एक एक मॉलिक्यूल की जितनी भी एनर्जी होगी, जिस जिस लेवल की, वो सभी एनर्जी इस इंटरनल एनर्जी में आ जाएंगी, ठीक है, और भी एनर्जी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को एग्जैक्टली हम ये बोल पाना कि इंटरनल एनर्जी एग्जैक्ट इतना है, ये कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट है। बट हमें यहाँ पे क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे ध्यान से देखिए, डेल्टा यू की हमने बात की है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो उसके लिए ही फॉर्मूला यहाँ पे ये दिया गया है आपको, इसलिए डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कितना चेंज आ रहा है इंटरनल एनर्जीज़ में। ओके, अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम पहले देखते हैं इंटरनल एनर्जीज़ की, ठीक है, इंटरनल एनर्जी की कुछ प्रॉपर्टी को समझते हैं। यहाँ पे देखिए इंटरनल एनर्जी में पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। फर्स्ट क्या है, इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके। इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब इंटरनल एनर्जी क्या है, किसी भी गैस की मॉलिक्यूल की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी अमाउंट, मतलब मैटर ऑफ अमाउंट पे डिपेंड करे, ठीक है ना, जो भी प्रॉपर्टी क्या करे, डिपेंड करे किस पे, अमाउंट ऑफ मैटर पे, ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर पे, अमाउंट ऑफ मैटर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वही होती हैं जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक कंटेनर है जिसमें थोड़ा सा गैस फिल्ड है, ठीक है, यहाँ तक ही। अब एक कंटेनर है पूरा भर के, उसमें गैस फिल्ड है, तो इस केस में जो इंटरनल एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, ये जो पूरा फील्ड है उसके ऊपर उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर है उस पर क्या डिपेंड करती है, इंटरनल एनर्जी। तो ये कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ओके। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है इंटरनल एनर्जी की, कि इट इज़ ए स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी क्या है आपका, स्टेट फंक्शन, इट इज़ अ स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, अब देखिए स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, कि स्टेट फंक्शन क्या है, वे प्रॉपर्टी जिनका चेंज डिपेंड करे ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब
देखिए यहाँ से समझिए, स्टेट फंक्शन उन प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं जिनका चेंज डिपेंड करता है केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है। ठीक, अब पॉइंट ए से बी तक जो जाने का पाथ है पहला, वो ये है। फिर दूसरा पाथ क्या है, पॉइंट ए से बी पर जाने के लिए ये सेकंड पाथ है। तो इसमें ये कहा गया इट इज़ ए स्टेट फंक्शन, और स्टेट फंक्शन वे प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका चेंज, मतलब इनका जो चेंज है केवल पॉइंट पे डिपेंड करे, पाथ चाहे कोई भी हो। ठीक है, कोई भी पाथ हो, या पाथ 1 हो या पाथ 2 हो, लेकिन इनका अमाउंट, इनके में जो चेंज इन अमाउंट होगा वो डिपेंड करेगा केवल पॉइंट ए और पॉइंट बी पे ही। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, पॉइंट ए से बी तक जाने में पाथ 1 को भी चूज कर सकते हैं, पार्ट 2 को भी चूज कर सकते हैं, बट ये क्या है, स्टेट फंक्शन है, और इनका चेंज इन अमाउंट केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे पाथ 1 से जाए या पाथ 2 से जाए। ठीक है, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ओके, यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब देखिए थर्ड पॉइंट इसमें क्या है कि इन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, जब अगर हम साइक्लिक प्रोसेस की बात करेंगे तो इन साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू विल बी ज़ीरो। साइक्लिक प्रोसेस में जो है जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि देखिए मान लीजिए पॉइंट ए से बी तक गए और फिर बी से ए पर ही वापस चले आए। ठीक है, मतलब ये पूरा गोल घूम के यहीं पे चले आए, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना हुआ, जीरो हुआ। ठीक, तो साइक्लिक प्रोसेस के केस में क्या हो जाएगा, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। और वर्क अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने फॉर्मूला अभी आप लोगों को डिनोट करवाया था यहाँ पे कि डेल्टा यू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, तो जो ये डी क्यू है वो ज़ीरो नहीं होगा, और जो ये डी डब्ल्यू है वो भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि जो हीट, मतलब चेंज इन हीट या फिर वर्क डन जो है वो क्या है, यहाँ पे पाथ फंक्शन है। लेकिन जो डेल्टा यू है वो कैसा है, स्टेट फंक्शन है। ये केवल पॉइंट्स के पॉइंट मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ से साइक्लिक प्रोसेस में केवल और केवल क्या वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज जो ये इंटरनल एनर्जी है ये स्टेट फंक्शन है। और ये डी क्यू और डी डब्ल्यू ज़ीरो नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, पाथ फंक्शन है। ये जो पाथ है पूरा उस पर डिपेंड करते हैं। ओके, तो यहाँ तक तो चीज़ें आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी इंटरनल एनर्जी के बारे में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। कुछ अनदर पॉइंट जो है इंटरनल एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चन भी इस पर सॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।